Hello, 10th class, my dearest student. I love you all. In the last video, we have studied about the life processes. लाइफ प्रोसेस को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, डेफिनेशन देखी हमने। उसके बाद लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो था वो न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन कैसे ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, the organism which prepare their own food is called autotrophic nutrition. organism जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और उसमें एग्जाम्पल प्लांट्स का था। दूसरा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट आ गया था। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलोइंग टाइप का होता है: होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने करवाई थी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड और लिक्विड फूड को लेता है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन सॉलिड और एज वेल एज लिक्विड फूड, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ह्यूमन है और एनिमल्स हैं वो सब। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं ये हमने लास्ट टाइम पे थोड़ा बताया था, जिसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। और उसका जो सेकेंड टाइप था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, फर्स्ट टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड टाइप सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये इसका सेकंड टाइप है। थर्ड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये इसका थर्ड टाइप है। तो अब हम इनको एक एक कर कर पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं? हर्बीवोर्स, ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट और प्लांट पार्ट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाते हैं या उसके किसी पार्ट्स को खाते हैं, लाइक कौन कौन से हिस्से को खाते हैं? लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल काउ, डियर, गॉट्स। छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, वो प्लांट को खाते हैं या प्लांट के किसी हिस्से को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स हो गए। अब है कार्निवोर्स, ऑर्गेनिज्म विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे के मांस को खाते हैं, वो आपके ये शाकाहारी, ये आपके हो गए मांसाहारी। ऑर्गेनिज्म विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल है लॉयन, टाइगर। दिस इज ऑल अबाउट हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। अब हम पढ़ेंगे ओमनिवोर्स और उसके बाद पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स। तो अभी ये आप नोट कर लें। नाउ अब हम पढ़ेंगे what is omnivores and what is decomposers. Quite easy topics, बस हम केवल एक बार देखेंगे इनको, इनकी डेफिनेशन को। ओमनिवोर्स को हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं। ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। जो प्लांट और दूसरे के मांस को खा लेते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल क्रो, ह्यूमन, बियर। भालू, ह्यूमन और क्रो, दीज आर ओमनिवोर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर व्हाट? डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है उसे गला देते हैं। आपने देखा होगा जब कोई डॉग या कोई जानवर मर जाता है तो छोटे छोटे बैक्टीरिया उसके ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गल जाती है और कुछ दिन में वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म which decompose dead body of plant and animals. Example fungi, bacteria. These are the example of
decomposers, and these are the example of omnivores. So this is all about the holozoic nutrition, that organism involved in the holozoic nutrition. हमने जो holozoic nutrition में कौन कौन से organism involved थे उनको देखा. पहला देखा हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर्स, ये 4 हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व थे. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में. हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में. ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. यहाँ पर एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि डिकम्पोजर और उनमें क्या अंतर है, डिकम्पोजर में और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है. डिकम्पोजर डेड बॉडी को गला देते हैं और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, DECAYING, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. एग्जाम्पल है फंगाई, मशरूम. मशरूम आपको देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि कूड़ा करकट जहाँ होता है बरसात के टाइम पे, वहाँ मशरूम ग्रो कर जाता है, वाइट कलर की छतरी जैसी ग्रो कर जाती है, दैट इज़ फंगाई. और उसका एग्जाम्पल है मशरूम. और बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दैट इज़. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म. और एक लाइन और ऐड कर देनी है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म हु लिव्स या विच लिव्स हु लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं विदाउट किलिंग दैम. डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म विच लिव हु लिव on the body of other organism and obtain their food without killing them. उन्हें बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और लास्ट में एक लाइन इसमें भी और उसमें भी ऐड कर देनी है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. यहाँ पे ख़त्म होने के बाद दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक. और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, लास्ट की लाइन यहाँ पे कर लेनी है विदाउट किलिंग दैम के बाद. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल है लाइस, जूं बालों में हो जाती है, लीच, जोक जो जानवरों से ब्लड को शक करती है, कस्क्यूटा एक प्लांट होती है, अमरवेल जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाती है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है. तो दिस इज़ ऑफ 2 टाइप, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लेंगे. Now we will take the question which is present in NCERT. NCERT बुक में इस टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम एक एक करके लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, वाई डिफ्यूजन इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन. कि क्यों डिफ्यूज़न जो है वो एक पर्याप्त प्रोसेस नहीं है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. डिफ्यूज़न एक पर्याप्त प्रोसेस नहीं है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन की नीड को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. अब आंसर हम देखते हैं. ऑल द सेल्स, क्यों नहीं है ये आंसर में देखते हैं. ऑल द सेल्स इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. सारी सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमेशा इन्वायरमेंट के एक्सपोज में रहता है, उसके टच में रहता है, वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहता है. लेकिन मल्टी सेलुलर वी आर मेकिंग ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं. हमारी सारी सेल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती हैं. तो पहला लाइन है, द ऑल द सेल्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट. सारी सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती है. द वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन इज़ लार्ज. दूसरी बात यह है, एक पहला पॉइंट ये हो गया, हमने यहाँ देख लिया, एक स्टार लगा लेते हैं. दूसरा यहाँ पर ये एक स्टार लगा लिया. द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन इज़ लार्ज. दूसरी बात यह भी है कि ह्यूमन की बॉडी का जो, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होता है, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है. द वॉल्यूम इज़ लार्ज बट डिफ्यूज़न इज़ स्लो प्रोसेस. परंतु डिफ्यूज़न जो होती है वो स्लो प्रोसेस है. सो फिर क्वेश्चन को रिवाइज कर देना है, जो सो लगा के
सो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ, यहाँ से सो डिफ्यूजन, यहाँ से सो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। यहाँ से क्वेश्चन को रिवाइज करके आपको लिख देना है दोबारा से। ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी सारी सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती। ह्यूमन का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होता है और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले उसे समझते हैं। व्हाट क्राइटेरिया, CRITERIA, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन कौन से हम ऐसी चीज़ों के द्वारा या कौन कौन से ऐसे मेथड्स के द्वारा या किन कारणों के द्वारा हम ये जान लेंगे कि कोई चीज़ जीवित है। जीवित चीज़ के बारे में कौन कौन सी चीज़ से हम जान लेते हैं, इसके आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जो हम लाइफ प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, excretion, metabolism, metabolism, consciousness, CONCIOUSNESS, consciousness। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि या हम ये कह सकते हैं टू सेंस द एनवायरनमेंट। अगर कॉन्शियसनेस भी ना लिखना चाहें या टू सेंस द एनवायरनमेंट, यहाँ पर इसकी जगह अगर हम लिखना चाहें टू सेंस, SENSE, सेंस द एनवायरनमेंट। तो स्टार्टिंग से देखेंगे कि वो सारी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कोई चीज़ जीवित है। एक तो वो न्यूट्रिशन शो करेगा, खाना खाएगा या न्यूट्रिशन लेगा, ग्रोथ शो करेगा, दूसरा ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सर्कुलेशन है, उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा और एनिमल्स है, ठीक है, एक्सक्रीशन होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। अगर प्लांट है तो उसके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा वाटर और मिनरल्स का। एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, प्लांट और एनिमल दोनों ही करते हैं ये। मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शन उसके बॉडी के अंदर होती हैं वो शो करेगा। कॉन्शियसनेस, CONCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंस द एनवायरनमेंट। उसको ये महसूस होगा कि समथिंग इज चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट, बाहर सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, वो जान लेगा। अगर ये वर्ड टफ लग रहा है तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं टू सेंस द एनवायरनमेंट। कॉन्शियसनेस की जगह टू सेंस द एनवायरनमेंट, मतलब एक ही है। नेक्स्ट वन मूवमेंट, मूवमेंट शो करता है वो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है उसके बॉडी के सारे ऑर्गन और सिस्टम मिलकर काम करते हैं एंड दिस इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो सारी लाइफ प्रोसेस जिसकी वजह से वो हम ये जान लेते हैं कि वो लिविंग है, अलाइव है, जीवित है। तो उसमें न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। This is all about this second question, how we come to know something is alive. I hope you understand. We come on third question. अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। What are the outside raw material used for an organism? कौन कौन से outside raw materials हैं जो वो लेता है अपना जीवित रहने के लिए? What are outside raw materials used for an organism? कौन कौन से raw materials हैं जो वो लेता है? आउटसाइड हेडिंग डालेंगे, आउटसाइड रॉ मटेरियल्स आर। एनिमल्स में ऑक्सीजन लेता है, वाटर लेता है, फूड लेता है। एनिमल्स टेक ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, तीन हो गए। ये तो एनिमल्स के बारे में ये समझ में आया। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लांट क्या क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट, ये प्लांट लेता है। तो दीज आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स जो वो एनिमल और वो प्लांट लेता है। एनिमल ऑक्सीजन, वाटर, फूड, और प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट। These are taken both by animal and plant, and this is all about the outside raw material. I hope you understand. Now the next question is, what process would you consider essential for maintenance of life? लाइफ को चलाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है? तो वही सारी लाइफ प्रोसेस है, उसके नाम लिख देने हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस आर वही सारी लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी। कॉन्शियसनेस को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। SENS, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, SENSITIVITY, दोबारा से SENSITIVITY, सेंसिटिविटी एटसेट्रा। ये सारी लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ी। ये जीवन जीने के लिए ये सारी लाइफ प्रोसेस की जरूरत पड़ जाती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेंगे, इस राम कथा को यहीं समाप्त करेंगे। और दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, वाई हर्बीवोर्स हैज़ लॉन्ग इंटेस्टाइन। क्यों हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। इंटेस्टाइन एंड कार्निवोर्स हैज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, और कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। आंसर है हर्बीवोर्स ईट्स प्लांट्स पार्ट। हर्बीवोर्स प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, चाहे वो लीव्स को खाएं, रूट्स को खाएं, स्टेम को खाएं। विच कंटेन सेलुलोज, जिसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। विच हार्ड टू हार्ड टू डाइजेस्ट, जिसको डाइजेस्ट करने में एनिमल्स को दिक्कत होती है। सो द हर्बीवोर्स हैज़ लॉन्ग इंटेस्टाइन, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है टू डाइजेस्ट सेलुलोज, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। नाउ द कार्निवोर्स ईट्स फ्लैश। कार्निवोर्स जो होता है वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को खाता है। फ्लैश मीन मांस को खाता है, और मांस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विच कंटेन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, जिसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। सो कार्निवोर्स हैज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 क्वेश्चन ऑफ NCERT। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।